वर्षों का आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त करने का मुझे भी सौभाग्य मिलता रहा है। महाराज का मेरे पास मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब भी मैंने समय मांगा तब समय मिला, जो काम बताया वो काम किया, और मेरे आवाहन पर, मेरे निवेदन पर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए समय न होने के बावजूद में प्रवासी में आए थे। मैं हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये धरती तो राजा राम पनश्री की धरती है। जब उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ तब भी महाराज श्री ने कृपा की, यहाँ आकर के हम सबको कृतार्थ किया था। महाराज श्री का नाम विकास के साथ विकास भी, विरासत भी। विकास तो सारे प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। 2024 के चुनाव में भी उन्नाव इतिहास बनाएगा। आपके सम्मान के लायक यहाँ से अंदर से सीट निकल करके आपकी झोली में डाली जाएगी। एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ और रोगी जी के हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हुआ शब्दों को बना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सांसद जी, अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ 2 लाइन से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो पूरे विश्व के सनातनियों का गौरव है, उनको आमंत्रित करूंगा। और आप सबसे आग्रह है कि अपनी जगह पर खड़े होकर, जब तक महाराज जी का संबोधन शुरू हो, खड़े होकर तालियां बजाते रहना। जब वो आए मैं 2 लाइनों के साथ उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि देह शिवा वर्णो यह शुभ कर्मन से कदहों में करो। देह शिवा वर्णो यह शुभ कर्मन से कबहू न डरो। जब डरो वैसे सब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ। आए और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। पूज्य मुख्यमंत्री। भारत माता की, जगत जननी माँ भगवती चंद्रिका देवी की, जगत जननी माँ भगवती चंद्रिका देवी की। वंदे वंदे वंदे। कलम और क्रांति की पावन धरा मां गंगा का आशीर्वाद जिस पावन धरती को निरंतर प्राप्त होता है, ऐसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, राम बख्श सिंह जी, चंद्रिका बख्श सिंह से जैसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये उन्नाव की ही धरती है जहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, गया प्रसाद शुक्ल, आचार्य नंद कुमारी वाजपेयी, शिवमंगल सिंह सुमन और हृदय नारायण दीक्षित जैसे महान साहित्यकार पैदा हुए हैं। इस पावन धरा को मैं पुनः पुनः नमन करते हुए अमर शहीद वीर गुलाब सिंह लोधी की इस पावन धरा को पंडित हृदय नारायण दीक्षित जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
डॉक्टर सचिदानंद हरि साक्षी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष श्री अवधेश कटियार जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री पंकज गुप्ता जी, बंबालाल दिवाकर जी, ब्रजेश रावत जी, श्रीकांत कटियार जी, अनिल सिंह जी, आशुतोष शुक्ला जी, रामचंद्र प्रधान जी और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हरदोई के पूर्व जिला के अध्यक्ष और लोकसभा के प्रभारी श्री सौरभ मिश्रा जी, उन्नाव के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए पुनः आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। कल तीसरे चरण का मतदान होगा। अब तक के 2 चरण 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं और देश के अंदर जो रुझान है वे रुझान बताते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। लोग जहां कहीं भी जाओ एक ही बात कहते हैं, मोदी सरकार लाने के लिए लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है और ये अचानक नहीं है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत में जो परिवर्तन करके मोदी जी ने दिखाया है, इसके प्रति आम जनमानस के मन में एक सम्मान और श्रद्धा का भाव है और हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों भाइयों, देश के अंदर भारत का वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का मामला हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो या फिर बड़े बड़े विकास के परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। 2014 और 2014 के पहले और 2014 के बाद के कार्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले गरीब भूख से मरता था, कोई पुरसाहार नहीं था। गरीब चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ता था, कोई पूछने वाला नहीं था। 2014 के पहले गरीब के घर में या सामान्य परिवारों के घर में भी अगर रसोई गैस का सिलेंडर कभी समाप्त हो जाए और दूसरी व्यवस्था नहीं है, उसको तत्काल रसोई गैस नहीं मिल पाती थी क्योंकि किल्लत थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी और अगर किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो पुलिस के डंडे पड़ जाते थे। बहनों और भाइयों, गरीब सर्दियों में जाड़े में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, बरसात में भीगने के लिए मजबूर होता था क्योंकि सिर ढकने के लिए छत नहीं हुआ करती थी। नए भारत में आप देख सकते हैं 2014 के पहले भी आपने इस बात को देखा होगा। पहले ये गर्मी है, इस समय बुंदेलखंड, बिंद
और तमाम क्षेत्रों में टैंकर से पानी जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे क्योंकि सूखा पड़ जाता था। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत आज 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर ये 60 करोड़ लोग जिन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है, इनमें से इसके पर अगर कोई अन्य व्यक्ति कभी उसके परिवार में कोई बीमार होता है, सुविधा नहीं, उसके पास इतना साधन नहीं, अगर वह हमारा विधायक, सांसद या कोई पदाधिकारी या वह पीड़ित भी अगर मुझे पत्र भेज देता है तो हम उसके खाते में सीधे पैसा भेजते हैं, क्योंकि मोदी जी ने अकाउंट खोल दिया है और पैसा भेज करके उसे कहते हैं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराओ। जब सरकार साथ में खड़ी है तो चिंता की कोई बात नहीं। बहनों और भाइयों, किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। आपने देखा होगा कि अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में हुए निवेश में नौकरी की सुविधा प्रदान कराई। 2.25 करोड़ हस्तशिल्पी, कारीगर और स्टार्टअप स्थापित करने वाले नौजवानों को और उद्यमियों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष में भारत सरकार ने 10 लाख युवकों को नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के नई योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता की दृष्टि से टैबलेट वितरण के कार्यक्रम, यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, वह नौजवानों के हाथों में तमचे पकड़ाता था, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी सरकार। और आज हमारी सरकार टैबलेट पकड़ा रही है नौजवान के हाथ में, टैबलेट में स्मार्ट युवा में। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के कार्य, गरीब के मकान बन गए, और मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। बाकी जितने बचे होंगे अगले 5 वर्ष के अंदर उनके सबके मकान बन जाएंगे। आप भी जाके बोलिए, आश्वासन कर सकते हैं, किसी भी गरीब को अगर किन्हीं कारणों से छूट गया है, अगले 5 वर्ष में उसके मकान बनेंगे। जिसके बाद कार्ड नहीं, 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति आयुष्मान भारत के कार्ड का भागीदार बनेगा। जिसके बाद राशन कार्ड नहीं, 100% राशन कार्ड, जिसके घर में कोई रोजगार नहीं, उसको 100% रोजगार की व्यवस्था ये सरकार कराने की व्यवस्था करने जा रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। आतंकवाद का सामना कैसे होता है और कैसे उसका खात्मा होता है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके मोदी जी ने बता दिया कि देश के अंदर इच्छा शक्ति के अभाव में पिछली सरकारें नहीं कर पाती थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे कश्मीर को लेकर के, तब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है, ये नारे लगते थे। और आज क्या है? आज तो बहनों और भाइयों, कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है, आतंकवाद का खात्मा हो गया है। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा भी फट जाए ना
तो पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं, मैंने नहीं किया ये सब। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार की है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, दोनों के जवाब में अंतर है। वे आतंकवादी वारदात पर कहते थे कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करें। लेकिन आज आतंकवाद तो समाप्त हुआ ही, लेकिन आतंकवाद समाप्त होने के साथ ही अगर पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है कहीं लेने के देना न पड़ जाए, उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। भाई मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के लोग न सम्मान, एक समाजवादी पार्टी के लोग न सम्मान दे सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न गरीब कल्याण ही कर सकते हैं और नहीं विकास करा सकते। आतंकवाद से तो इनका ऐसा रिश्ता है जैसे घर का रिश्ता है। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला हुआ था। और इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की मुकदमों को बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था कि नहीं किया था? क्या आतंकवाद समर्थकों को हम वोट देंगे? क्या आतंकवादियों के विरोध के पक्ष में हमारा वोट जाएगा? क्या आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। दूसरा, भगवान राम के सब द्रोही हैं और हमारा तो संकल्प होना चाहिए, जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि वैरि सब यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोधी है वो हमारा विरोधी है, चाहे वह हमारा सगा ही क्यों न हो। अगर वो राम का विरोधी करा उसके खिलाफ खड़े होंगे। कांग्रेस और सपा का तो इतिहास ही राम का विरोध करने का है ना? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे कि अयोध्या में कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। और आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए तो अब इनके स्वर बदल गए, कहते राम तो सबके हैं। भाइयों, इन पे कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। तीसरा, कांग्रेस जो इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा भागीदार है, इसका घोषणा पत्र में देखो वो क्या कहता है। कहता है अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बन गई जिसमें समाजवादी पार्टी भी ढोल बजाने का काम करेगी तो इंडी गठबंधन क्या करेगी? अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की पूरी स्वतंत्रता देगी। बहनों भाइयों, मैं जानने का मैं पूछना चाहता हूं, यह अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान क्या होता है? अरे सामान्यतः सभी भोजन तो वही है तो बहुसंख्यक खाता, वही अल्पसंख्यक भी खाता है। केवल एक जगह में खटपट है और वह है इस देश का बहुसंख्यक, इस देश का बड़ी आबादी, इस देश में जंगली उपासना विधियां गौ मांस का भक्षण नहीं करती हैं, गौ को माता मानती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गौ हत्या करते हैं, गौ मांस का भक्षण करते हैं। क्या कांग्रेस गौ मांस को भक्षण करने की छूट देगी क्या? और अपना वोट देके पाप करेंगे क्या? क्या इस पाप में भागीदार बनेंगे? तो समझाइए घर घर जाकर के ये कांग्रेस विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो कम से कम तब तो वह सुधर जाता है, तब तो वह सद्बुद्धि आती है उसको।
और इस बात की सद्बुद्धि आती है कि चलो जीवन भर पाप किया, अब अंतिम समय में कुछ अच्छा काम तो कर लूं, लेकिन ये तो जाते जाते भी अपना नरक भी बिगाड़ना चाहती है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम आपसे अपील करने के आए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को आपने देखा होगा। ये नया भारत काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। 500 वर्षों के बाद रामलला ने होली भी खेली और अपना जन्मदिन भी मनाया अयोध्या में। देखा ना आपने कितनी भव्यता के साथ। और विंध्यवासिनी धाम में आप जाएंगे, मां विंध्यवासिनी धाम में भी क्या भव्यता है। यहां पे हम लोग आए थे जब दीक्षित जी विधायक थे, मां चंद्रिका धाम में भी क्या भव्य स्वरूप हो गया है। यही तो पहचान है। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं भी काम कर रही हैं। बहनों और भाइयों, यहां पे सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विरासत का संरक्षण भी है, तो विकास भी है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आई आपके पास। मैं जानता हूं कि आप मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप साक्षी जी को फिर से सांसद बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, याद रखना किसी भी हमें युद्ध के समय में अति आत्मविश्वास से बचना होगा। भीषण गर्मी होगी, 13 मई को इलेक्शन हो रहे होंगे। उस दौरान हम सबका दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि पहले मतदान, तो मतदान करने के लिए पहले जाना। लेकिन मतदान करने के लिए आप तभी जा पाएंगे जब अपने साथ 2 परिवारों को और लेकर के जाएंगे ना, लेके जाएंगे। एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जा करके मतदान करना है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर व्यापारी, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर श्रमिक। और जब सभी तबका आत्मनिर्भर होता है बहनों और भाइयों, तो भारत आत्मनिर्भर होता है। और भारत आत्मनिर्भर होता है तो दुनिया की ताकत बनती है। विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। और उसी विकसित भारत के लिए आज हम सब आपके पास समर्थन मांगने के लिए आए हैं। आप सभी कमल चुनाव चिन्ह पर यहां से बाबा को चुनाव जिता के भेजेंगे ना? सभी भेजेंगे, घर घर जाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे दोनों आत्मा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी। आपकी अपील से, आपके आशीर्वाद से पूज्य साक्षी महाराज जी इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। आपके ईमानदार चरित्रवान व्यक्तित्व के आगे सपा, बसपा, कांग्रेस का कोई भी भ्रष्टाचारी नेता नहीं टिक सकता है। अब मैं इस नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री रिंकू शुक्ला जी, जो कई दिनों की मेहनत से ये कार्यक्रम संपन्न करा रहे थे, उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करें। आदरणीय रिंकू शुक्ला जी। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का आगमन हमारे भगवान नगर में हुआ। मैं योगी जी का भगवान नगर की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और यहाँ पधारी तमाम जनमानस को दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आप इस तपती गर्मी